हाँ, देखिए, आप सभी LLB 5वें सेमेस्टर के छात्र हैं। आपका एक पेपर 5वें सेमेस्टर में मध्यस्थ में उसूल अधिनियम पेपर संख्या 5 आपके सिलेबस में जो है यह वह कानून है जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को अधिक बढ़ने के कारण एक अलग से न्यायालय से इतर एक्स्ट्रा जुडिशियरी न्यायालय से अतिरिक्त एक विधान बना करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का जो तरीका था उसी का रूप मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 भारतीय संसद ने पारित किया। इस कानून को बनने से पहले अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए जिनेवा विषय में तमाम प्राविधान किए गए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के संबंध में जैसा कि हम देखते हैं ये तमाम तरह से जिनेवा अभिसमय, न्यूयॉर्क अभिसमय, प्रोटोकॉल अधिनियम, मध्यस्थ एवं सुलह घरेलू हिंसा अधिनियम, इस तरह से तमाम कानून बने थे। उन कानूनों का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी मामले को, घरेलू मामला हो या विदेशी पंचायत का मामला हो, आपसी मध्यस्थता के द्वारा, आपसी सुलह समझौते के द्वारा मामले को निपटाया जाए। यह कानून पंच परमेश्वर की परिकल्पना का आधार है। पंच को परमेश्वर माना जाता था, पंच को भगवान माना जाता था। यह हमें अनादिकाल से मिलता आया है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के पहले का जो कानून था वह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1940 का था। जब मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1940 का प्रावधान था तो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या आवश्यकता पड़ी, इस पर हम देखते हैं। देखिए, जो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1940 का था उस कानून में वर्तमान परिस्थितियों में विवादों को निपटाने का जो सलूशन बताया गया था, जो उपाय बताया था, प्रभावी नहीं था। इसलिए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 बनाने की आवश्यकता पड़ी। हम देखते हैं कि सोसाइटी एवं लॉ दोनों चेंजिंग है। परिवर्तनशीलता ही विधि की प्राण है। चेंजिंग स्पीड इज द लाइफ ऑफ लॉ। परिवर्तनशीलता ही विधि का प्राण है, विधि की आत्मा है, विधि की प्राण है परिवर्तनशीलता। समाज परिवर्तित हुआ, व्यवस्था परिवर्तित हुई, कानून परिवर्तित हुआ, समाज की आवश्यकताएं परिवर्तित हुई, समाज के जो झगड़े का, जो निपटाने का जो तरीका था वो परिवर्तित हो गया। इसलिए 1940 का एक्ट जो था, 1940 का जो एक्ट था, इसको जो है निरस्त करते हुए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 का अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इसका मूल आधार क्या था इसको पारित करने का? मध्यस्थम विधि का मूल मंत्र यह था कि विवाद एक समस्या है, कोई विवाद एक समस्या होती है, प्रॉब्लम है, जिसको मिलजुल कर हल करना चाहिए, न कि जीत हार की ललक के साथ। सुलह समझौते, विवाद कोई है तो एक समस्या है, उस समस्या है जो उसका मेन आधार समझौता है। न्याय का अंतिम लक्ष्य आपसी सहमति है।
न्यायालय में सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में जो सुलह समझौते होते हैं, आपराधिक मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में आपने देखा है किन मामलों में कंप्रोमाइज होगी, कंपाउंडेबल है, कौन से मामले कंपाउंडेबल नहीं है, कौन से समनी है, कौन समनी नहीं है, इस बात को आपने देखा है। यहाँ पर आपको देखना है सिविल मामलों में ये जो पंचाट है, सुलह समझौते की जो डिक्री होती है, सुलह समझौते का जो अंतिम निर्णय होता है उसको पंचाट कहते हैं, और न्यायालय के समक्ष जो अंतिम निर्णय होता है उसको आदेश या डिक्री कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी बात को मध्यस्थन द्वारा सुलह समझौते के आधार पर जो अंतिम निष्कर्ष पहुंचा जाता है उसको मध्यस्थन पंचाट कहते हैं। व्हाट इज मध्यस्थन पंचाट? और न्यायालय में न्यायिक कार्यवाहियों के पश्चात, न्यायिक कार्यवाहियों के पूर्ण होने के पश्चात जो न्यायालय अंतिम निष्कर्ष पर, अंतिम निर्णय पहुंचता है उसको निर्णय कहते हैं या आदेश कहते हैं, पंचाट नहीं कहते हैं। पंचाट कहते हैं मध्यस्थन वाले को, न्यायिक कार्यवाहियों में जो आदेश पारित होता है उसको पंचाट कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं मध्यस्थन विधि का ऐतिहासिक विकास क्या है। मध्यस्थन विधि का ऐतिहासिक विकास के पीछे हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन व्यवस्था प्रथा रही है पंच परमेश्वर की भावना। पंच परमेश्वर की भावना से के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि ब्रिटिश विधि विस्तार में भारत में 1726 में एक चार्टर पारित किया गया था जिसका आधार था कि विवादों को आपसी समझौते के आधार पर सुलझाया जाए, समझाया जाए। इसके बाद हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1772 आया जो व्यापारियों को लेके जो फिर कोई झगड़ों को निपटाने का कार्य करता था। इसके पश्चात हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1781 आया जिसमें पूर्णतः ये अधिकार हो गया कि किसी भी विवाद को मध्यस्थन के माध्यम से उसको मतलब न्यायालय से बाहर एक 3 कमेटी बनाकर, आर्बिट्रेटर बनाकर, मध्यस्थ बनाकर किसी मामले को आपसी सहमति के आधार पर निपटा दिया जाए। ये भी परंपरा हमारे भारत में रही है। जैसा कि हमने देखा है मध्यस्थन पंचाट रेगुलेटिंग एक्ट 1793 में यह प्रावधान किया गया कि न्यायालय पक्षकारों की सहमति से 200 रुपये तक के मामले को मध्यस्थन के निर्देशों अनुसार निपटारा कर सकता है। उस समय तत्कालीन भारत में 1793 की बात है, 1793 तत्कालीन भारत इंग्लैंड का अधीन था। वहाँ की जो सम्राट थे, वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ महारानी थी। उस राजघराने शासन के तहत भारत की शासन व्यवस्था चलती थी। इंडियन लीगल हिस्ट्री में हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1793, बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1793 का जो एक्ट बना, बंगाल को रेगुलेट करने का, बंगाल को संचालित करने का जो एक्ट बना 1793 में, उसमें ये प्रावधान किया गया कि आपसी समझौते के आधार पर भारत में कोई मामला अगर है जिसकी कीमत 200 रुपये है उसको निपटाया जाए। अगर आप इस बात कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का 200 रुपये, अब आज तो 100 रुपये की कीमत आप 1 करोड़ रुपया आप आंक सकते हैं, तभी अब गलत नहीं है। उस समय का 200 की कीमत आप कह सकते हैं करोड़ों, आज की वर्तमान परिस्थितियों की कीमत, उसका वैल्यू, उसका मूल्य करोड़ों रुपए में होगा, करोड़ों रुपए में होगा। अर्थात करोड़ों रुपए तक के मामले का निस्तारण आपसी सहमति से बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1793 के द्वारा यह जो है कि प्रावधान किया गया था कि आपसी सहमति से किया जाए। अर्थात ये मध्यस्थन एवं सुलह अधिनियम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यायालय के किसी भी कार्यवाही को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति के आधार पर मामले का निपटारण करने की जो प्रक्रिया है वो मध्यस्थन एवं सुलह अधिनियम है। मध्यस्थन एवं सुलह अधिनियम को हम कहते हैं ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, अनुकल्पिक विवाद समाधान पद्धति।
अब अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति क्या है? अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति ये आपसी समझौते को सुलह समझौते के माध्यम से ये निपटाने का जो पद्धति है वह एडीआर में आता है। एडीआर से तात्पर्य है वह पद्धति जो किसी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत, किसी विधिक प्रावधान के अंतर्गत उपबंधित न होने के पश्चात किसी भी व्यवस्था को एक चैनल के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा गठित करके उस मामले को निस्तारण करना एडीआर है। जैसे आप कह सकते हैं लोक अदालत एडीआर है, मध्यस्थम पंचायत एडीआर है, या आपसी वार्ता द्वारा, सहमति द्वारा एडीआर 6 तरीके के हैं। भारत में मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत जो एडीआर का जो सिस्टम है 6 तरीके का है। अब इसको एडीआर जब आगे आपसे चर्चा होगी तो वहाँ तो देखा जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मध्यस्थम का विधिक इतिहास, इस तरह से हम कह सकते हैं मध्यस्थम अधिनियम का जो आवश्यकता थी, ये मध्यस्थम विधि का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जिनेवा के समय 1927 और न्यूयॉर्क के समय 1958, ये 2 अभिसमय के द्वारा मध्यस्थम विधि के विकास में अपना योगदान दे। नए मध्यस्थ विधि की आवश्यकता पड़ी, जिसमें है कि न्याय का अंतिम लक्ष्य आपसी सहमति से समझौते को निपटारा है। न्याय विवाद में न्याय का अंतिम लक्ष्य, किसी विवाद में न्याय का अंतिम लक्ष्य उस मामले को आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित करने की पद्धति है, निस्तारित करने की प्रक्रिया है, निस्तारित करने की मंशा है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1940 के विधि की जो कमियां थी, वह कमियां आज के वर्तमान भौतिकवादी व्यवस्था में फिट नहीं बैठ रही थी। तमाम तरह की समस्याएं थी, तमाम तरह की दिक्कतें थी। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए 4 दिसंबर 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव द्वारा, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 1993 4 दिसंबर 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव की अध्यक्षता में देश के समस्त मुख्यमंत्रियों का अधिवेशन बुलाया गया, जिस पर इस बात को चर्चा किया गया कि भारत में मामले का आपसी सहमति के आधार पर न्यायालय से भिन्न आपसी सहमति के आधार पर यदि पक्षकार चाहते हैं तो मामले का निस्तारण करने के लिए एक अनुकल्पित विवाद समाधान बनाया जाए, जिसको कहते थे अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से भी इस पर टिप्पणी किया और न्यायालय ने इस बात को बल दिया कि भारत सरकार के समक्ष विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ संबंधी मानक और आदर्श थे, जिससे संयुक्त राष्ट्र के वाणिज्यिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विधियों के परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बुल्गारिया, स्कॉटलैंड, मिस्र, रूस, ऑस्ट्रिया, श्रीलंका, हांगकांग, केन्या, सिंगापुर, अमेरिका, कैलिफोर्निया आदि देशों में जो व्यवस्थाएं थी एडीआर की, अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति की, न्यायालय से इतर किसी मामले को निस्तारण करने की जो पद्धति थी, उस पद्धति को स्वीकार करते हुए भारत में मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 बनाया गया। इस अधिनियम में अब न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न कैसे है? मध्यस्थम प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया क्या है? दोनों चीजें हम देखते हैं। मध्यस्थम प्रक्रिया में पक्षकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मध्यस्थ प्रक्रिया पक्षकार अपने निर्धारित कर लेते हैं, मैं इसमें सुलह करना चाहता हूं। और न्यायिक प्रक्रिया संविधिक कानून द्वारा पूर्व निर्धारित रहती है। न्यायिक प्रक्रिया तो पूर्व निर्धारित है, लेकिन मध्यस्थ प्रक्रिया मध्यस्थ अपना निर्धारण कर लेते हैं। मध्यस्थ प्रक्रिया सरल एवं द्रुतगामी होती है, तुरंत फैसला हो जाता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया तकनीकी कारण से बहुत कठिन होती है।
और हम देखते हैं मध्यस्थता प्रक्रिया में व्यवहार प्रक्रिया संहिता साक्ष्य विधि का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि पक्षकार स्वयं उस प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य विधि एवं आपराधिक प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता का हवाला होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता आप जैसा जानते हैं इतनी जटिल है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का कानून इतना जटिल है कि मामले को निस्तारण होने में समस्या वही पैदा करता है। इतनी उसमें एक सिविल प्रक्रिया संहिता में आर्डर है, रूल है और सेक्शन है। एक आर्डर में 50 रूल है, 50 रूल को फॉलो करने में ही कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। सिविल मामले जल्दी निस्तारण न होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबंधित प्रावधान है। सिविल मामले के लोग कहते हैं कि अगर दादा उसको मुकदमा को दाखिल कर दिए हैं तो उसका पोता निस्तारण करेगा। उसके पीछे कारण उसका कहना यही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कानून की जटिलता इतनी अधिक है कि निर्णय हो पाना संभव नहीं रहता है। मध्यस्थता के निर्णय को हम पंचाट कहते हैं, जबकि न्यायालय के निर्णय को हम डिक्री आदेश कहते हैं। आपसी सहमति से जो निर्णय होता है मध्यस्थ द्वारा पंचाट कहते हैं, और न्यायालय के निर्णय को हम डिक्री आदेश कहते हैं। इस तरह से मध्यस्थता में सुलह अधिनियम के उन लक्षणों में हम देखते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक विधि में संयुक्त राष्ट्र आयोग एवं सुझाव दिया था, जिसके अनुसार मध्यस्थता में सुलह अधिनियम पारित किया गया। अब मध्यस्थता में सुलह अधिनियम को एक तालिका के रूप में हम देखते हैं। पहले हम इसका लक्ष्य देख लें, इसका लक्ष्य क्या है। मध्यस्थता में सुलह अधिनियम 1996 का मुख्य लक्ष्य है कि किसी मामले को स्वतंत्र रूप से पक्षकारों की आपसी सहमत से न्यायालय से इतर न्यायालय हस्तक्षेप को सीमित करता है और आपसी सहमति से वह सुलह समझौता कर लेते हैं। न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं करता है, आपसी सहमति सुलह समझौते हो जाते हैं। मध्यस्थता में सुलह अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि न्यूयॉर्क और जिनेवा कन्वेंशन में दिए गए विदेशी पंचाट के प्रवर्तन में विधि पृथक पृथक रूप से समाविष्ट किया जाए, और जिसके अनुसार किसी मामले को आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं मध्यस्थता में सुलह अधिनियम में कुल 96 धाराएं हैं। अब तालिका के माध्यम से हम अगले दिन आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें 4 भागों में बांटते हैं। भाग 1 में हम घरेलू एवं मध्यस्थ स्थानीय पंचाट के बारे में जानते हैं। भाग 1 के अंतर्गत हम घरेलू पंचाट क्या है, स्थानीय पंचाट क्या है, स्थानीय निर्णय क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। भाग 2 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तथा वाणिज्यिक मध्यस्थ देखते हैं, जिसमें धारा 44 से लेकर 60 तक है। अंतर्राष्ट्रीय तथा वाणिज्यिक अभिसमय, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं धारा 44 से 52 तक न्यूयॉर्क अभिसमय। न्यूयॉर्क अभिसमय में हम देखते हैं विदेशी पंचाट, प्रवर्तन एवं अधिनियम 1961 के प्रावधान। इसके दूसरे पार्ट में हम देखते हैं धारा 53 से लेकर 60 तक जिनेवा अभिसमय। जिनेवा अभिसमय के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल अधिनियम 1937 का प्रावधान। तीसरे खंड में हम देखते हैं सुलह से संबंधित प्रावधान। किसी मामले में सुलह से संबंधित प्रावधान मध्यस्थता में सुलह अधिनियम 1996 की धारा 61 से लेकर 81 तक 20 धाराओं में मामले को सुलह समझौते की प्रक्रिया बताई गई है। मध्यस्थता में सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत धारा 61 से लेकर धारा 81 तक सुलह की बात बताई गई है। ये सुलह की बात जो है धारा 61 से लेकर 81 तक सुलह की बात बताई गई है। सुलह कैसे होगा, सुलह की क्या प्रक्रिया होगी, इस बात को हमें धारा 61 से लेकर 81 तक 20 धाराओं में मिलता है। भाग 4 में है अनुपूरक उपबंध, सप्लीमेंट्री रेमेडीज प्रोविजन 82 से 86 तक। 82-86 तक की उन बातों का उल्लेख हम देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमको ये मिलता है कि इस पंचाट के माध्यम से ADR सिस्टम क्या है, आपसी सहमति क्या है, सुलह समझौते क्या है, विवादों का समाधान करने की जो पद्धतियाँ, ये सब क्या हैं। इस तरह से हम इसको देखते हैं
अब जैसा कि हम देखते हैं मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1940 का प्रावधान और मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 का प्रावधान दोनों में लगभग समानताएं हैं, लेकिन जो उसमें कमियां थी उसको मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 स्वीकार करते हुए उसको नई ऊर्जा और नई गति दिया है। इस तरह से मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम का जो विधिक इतिहास रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यह जिनेवा के समय और न्यूयॉर्क के समय, जिनेवा के समय 1996, जिनेवा के समय और न्यूयॉर्क के समय का जो उद्देश्य रहा है उसी की पूर्ति हेतु ये बनाया गया है। हम जैसा कि देखते हैं कि हाँ, ये जिनेवा और न्यूयॉर्क जो अभी समय है, हाँ, जिनेवा भी समय 1927 है, न्यूयॉर्क का समय 1958 है। 1927 का 1927 में जिनेवा है, 1958 में न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क और जिनेवा के समय, न्यूयॉर्क के समय दोनों के जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो कानूनी प्रावधान थे उनकी हम परिचर्चा यहाँ देखते हैं। इस प्रकार से मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम का विधिक इतिहास आपने देखा, इसके पीछे क्या कारण थे, बनने का क्या उद्देश्य था। अब अगले दिन आपको हम दूसरे चैप्टर से पुनः शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।